सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हमारे साथ हैं आज गौरव। मैं गौरव के बारे में थोड़ा सा बता दूं। गौरव का निमसेट 2021 में ऑल ओवर इंडिया रैंक 352 आया था। और अभी ये MNIT भोपाल मौलाना आजाद के पार्ट हैं और वहां से अभी MCA कर रहे हैं। गौरव ने हमारे यहाँ एक्मे अकेडमी ज्वाइन किया था एज अ टेस्ट सीरीज, मतलब इन्होंने सबसे पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और उसके बाद ये ऑनलाइन क्लासरूम में भी ज्वाइन हो गए थे, मतलब इन्होंने बाद में इन्होंने ऑनलाइन क्लासरूम के लिए भी अपने आप को ऐड कर लिया था एक्मे अकेडमी में। साथ ही साथ मतलब गौरव के बारे में एक चीज और बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो एक्मे अकेडमी अभी ऑनलाइन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ऑनलाइन में हम लोगों को। तो मतलब गौरव के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने ज्वाइन किया तो मुझे लगता है गौरव मुझे रोज मैसेज करते थे, सर जल्दी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए। और डेली, मतलब मुझे लगता है कि गौरव वाज द ओनली वन जो मुझे डेली मैसेज करते थे, सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए, अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए। अब ज्वाइन करने के बाद, मतलब मुझे तब ज्वाइन करने के बाद भी शायद 10 दिन बाद स्टार्ट हुआ था अपना ना, 10-12 दिन, 10 to 12 days लग गए थे हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट यस सीरीज स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव, आपको एक बहुत अच्छा आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। उम्मीद तो हमें कुछ ज्यादा ही थी आपसे, राइट, बट वो नहीं हो पाया। क्योंकि देखो क्या होता है कि मैं एक बहुत कॉमन सी बात आप सबको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि फर्स्ट रैंक या फिर 10th रैंक या फिर 100th रैंक या 200th रैंक या 300th रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज की डेट में निमसेट में इन रैंक्स में या इन रैंक्स के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रीजन दे रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन देखो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। और अगर किसी बच्चे की अगर मैं बात करूं, राइट, अगर मैं किसी बच्चे की बात करूं, भले ही वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, राइट, और हो सकता है वो फर्स्ट रैंक ला सकता है, बट हो सकता है कि भी एग्जाम में उसके कुछ ऐसे अप डाउन आ गए हों कि वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए उस 2 घंटे में। तो ऐसा हो जाता है, राइट। तो ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करते हैं गौरव से, क्योंकि गौरव मतलब एक्मे अकेडमी में हमेशा काफी टॉप्स में रहते थे और उम्मीद भी थी हम लोगों को कि काफी अच्छा रैंक लाएंगे। बट तो गौरव, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा तुम्हारे साथ यही है कि थोड़ी रैंक डाउन कैसे हो गई? सर, वहाँ पे 2 घंटे में समझ में नहीं आता एक्चुअली कि करना क्या है। तो वहाँ पे प्रेशर इतना रहता है एक्चुअली। और मेरे साथ मैथ्स में नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैथ्स में तो मेरे 38 राइट थे और सिर्फ 60 गलत थे। बट मेरे साथ प्रॉब्लम रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश मिला के आ गई थी। उन तीनों सब्जेक्ट को 400 में से मेरे 110 ही मार्क्स थे ओनली। वो तीनों तीनों पोर्शन में अच्छा, मेरे। उधर का पोर्शन आपका डाउन हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या आपने मैथमेटिक्स में ज्यादा टाइम दे दिया, वहाँ टाइम नहीं दे पाए आप, ऐसा कैसे हो गया? सर एक्चुअली मैं थोड़ा घबरा गया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर आपको आ गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो गौरव, फिर भी बहुत अच्छी रैंक है, आप MNIT के पार्ट है और बहुत अच्छा आप अपना MC कर रहे हैं, है ना। बहुत जल्दी आपका एक प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। हालांकि अभी ज्वाइन किया है, 1-2 साल अभी लगेंगे आपको। बट अब मैं अगर आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछें, आपने जो प्रिपरेशन शुरू किया एक्मे अकेडमी के साथ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, फिर ऑनलाइन कोर्स भी किया, राइट, और मुझे लगता है टेस्ट के डाउट्स भी मुझे शेयर करता था, कि जो भी डाउट्स आते थे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करता था। और तो कैसा आपका ये पूरा सफर रहा, कैसा आपने मतलब क्या क्या अप डाउन्स आपके आए प्रिपरेशन टाइम पे एक्मे अकेडमी ज्वाइन करने के बाद? सर एक्चुअली मैं 12th में कॉमर्स सेक्शन से था। मुझे एनआईटी के बारे में, निमसेट के बारे में कुछ पता नहीं था। हम्म एक्चुअली मैं मेरी कजिन से पूछने गया था हम्म कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं सीमेट और केट के बारे में पूछने गया था, क्योंकि मैं कॉमर्स का बंदा था, मेरे को एमबीए करना था उस टाइम। हम्म तो उन्होंने बोला तेरी इंग्लिश बहुत पुअर है, तू एक काम कर आईटी सेक्टर में जा, बीसीए करके एमसीए कर। उन्होंने भी यही बताया कि बीसीए करके एमसीए कर लेना कौन से भी कॉलेज। हम्म फिर मैंने धीरे धीरे सर्च करा, मुझे एनआईटी के बारे में पता चला। अब मैं एक्चुअली मैथ्स बैकग्राउंड से था नहीं। फिर लगता था कि कैसे हो पाएगा, मैथ्स कैसे कवर होगा। 11 12 इससे दूर भागे हम। जैसे तो जैसे मैथ से मैं, पीछे छुड़ाए थे और वापस से फिर वही मैथ्स आ गया। फिर वही मैथ्स आ गया। जी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, लाइब्रेरी में बैठते बैठते प्रैक्टिस करी। आपसे बातचीत होती रहती थी। हम आप मोटिवेट करते रहते थे डे बाय डे कि हो जाएगा बेटा, तुम्हारा रैंक भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। डे बाय डे ऐसे सुधार होते गया और आज ये रैंक आ गई।
नहीं नहीं, बहुत आपने काफी मेहनत भी की। अच्छा, अब तो मैं आपसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा अभी आपसे कि एक्मे एकेडमी के टेस्ट सीरीज के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े थे हमारे साथ, है ना? और मतलब कह यस सर। सकते हो कि गौरव ने ही टेस्ट सीरीज की शुरुआत की कि भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। इन्होंने ही मुझे फोर्स किया, वरना मैं अपने जनरली जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में रहते थे उनको ही टेस्ट देता था और उनका ही होता था। फिर गौरव के ज्वाइन करने के बाद हमने एक्चुअली उस नया टेस्ट पोर्टल भी बनाया, है ना? और उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। तो गौरव, टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए एक्मे एकेडमी के, क्योंकि आपने टेस्ट को, मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल टेस्ट भी आपने मिस किया होगा उस ड्यूरेशन में। 6 7 8 महीने की जो ड्यूरेशन थी, प्रिपरेशन टाइम था, गौरव एक ऐसा था, मतलब हर एक टेस्ट दिए। बहुत सारे बच्चे भी थे जो रेगुलर रहते थे, बट मैं गौरव की बात हो रही है तो गौरव ने सारे टेस्ट दिए, उसमें से कोई भी टेस्ट इन्होंने मिस नहीं किया था। तो टेस्ट सीरीज के बारे में सर पहले एक्चुअली बताइए। सर एक्चुअली मेरे जो भी फ्रेंड थे उन्होंने मतलब उसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे थे। उनके मैंने टेस्ट सीरीज देखे थे पेपर। अच्छा। तो मेरे को एक में से कंपेयर करा था, तो एक में का लेवल बहुत अच्छा था। मुझे यहाँ के क्वेश्चन बहुत डिफरेंट लगे थे, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन की। देन मैंने टेस्ट सीरीज में 4 पार्ट रखा था। पहला पार्ट ये था कि डे बाय डे मेरे को कैसे भी करके अपना सिलेबस निपटाना है। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू मैंने सिलेबस निपटाया। टेस्ट सीरीज के थ्रू ही मैं डे बाय डे रात को प्लान कर लेता था कल मेरे को क्या पढ़ना है। तो रात को ही प्लान करके मैं पूरा अगले दिन की प्रिपरेशन करता था। मैं हफ्ते का एक बार नहीं बनाता था, मैं डे टू डे बनाता था, क्योंकि उसमें बिगड़ जाता है। वीक में बनाते हैं तो बिगड़ जाता है, तो मैं रात को नाइट में बनाता था और सुबह टेस्ट देने के बाद वो करता था। फिर उसमें धीरे धीरे सुधार कैसे होते गया। तो डे बाई डे आपने, मतलब और आपने जो प्लान बनाया है वो डे बाई डे का बनाया, मतलब आपने रात में डिसाइड कर लिया कि कल मेरा ये टास्क है, सोएंगे तभी जब इस पूरे को कर लेंगे कंप्लीट, और आप उस पे काम करते यस थे सर। अगले दिन उठ के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं गौरव। मतलब डोंट मेक अ प्लान फॉर 1 मंथ, डोंट मेक अ प्लान फॉर नेक्स्ट 100 डेज, डोंट मेक अ प्लान फॉर लास्ट 4 मंथ और 3 मंथ, ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं भी जनरली बच्चों को यही बोलता हूँ, भाई अपना टास्क बनाओ कि मुझे आज मुझे ये पार्ट करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ। जब छोटे छोटे गोल्स बनाते हो तो जल्दी अचीव हो जाते हैं, ठीक है? बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं तो वो अचीव नहीं हो पाते हैं, ठीक है? मतलब ना के बराबर हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा कह सकते हो प्लानिंग और वो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। बट आप तो भाई स्टूडेंट हो, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हम 3 दिन में अलजेब्रा खत्म कर लेंगे, 10 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लेंगे? भाई आप पढ़ रहे हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, आपको हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। आपने सोचा 5 दिन, बट लग गया 10 दिन। आप क्या करोगे? पूरा आपका जो प्लान बनाया आपने लास्ट 1 मंथ का, या जो भी आप उस पे चल रहे हैं, वो तो ब्रेक हो जाएगा। इससे बेटर क्या है, हम एक एक दिन करते हैं, हमारे पास टाइम है, हम धीमे धीमे काउंट डाउन करते हुए करते चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात गौरव ने बोली, इसको बिल्कुल आप लोग अपने रूटीन में ला सकते हो कि सबसे अच्छा है रात में सोने से पहले आपने डिसाइड कर लिया कि भाई कल सुबह उठेंगे और इस पे काम करना है। बहुत बढ़िया। और गौरव कुछ बताइए, और आपको टेस्ट सीरीज में और आपने सर क्या किया टेस्ट सीरीज के साथ साथ? सर जी। टेस्ट सीरीज में मैंने उसका टेस्ट तो देता ही था, बट एनालिसिस ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसका। बिल्कुल एनालिसिस इस प्रकार करता था कि सारे क्वेश्चन पूरे मतलब एकदम उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। बिल्कुल। वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट रिवाइज, क्योंकि एक्चुअली सर रहता ऐसे, मतलब मेरे जो फ्रेंड है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज से पास होके निकल गए। टेस्ट सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते थे तुम्हारे। थे कुछ कुछ फ्रेंड ऐसे थे तुम्हारे जिन्होंने सिर्फ अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, क्योंकि क्योंकि सर टेस्ट, हाँ, सारा एनालिसिस हो जाता है अगर आप उस पर टाइम पे टाइम करें। तो क्या एनालिसिस पार्ट कैसे करते थे आप? सर एनालिसिस पार्ट जो डाउट रहता था वो आपको मेल कर देता था मेल कर देते, मैसेज या कर व्हाट्सअप देते थे? कर देता था, जी। और बाकी जो समझ लेता था मैं। अच्छा, बाकी समझ, मतलब और पूरा पेपर बनाना है मैंने आपको। और तो मैंने रीजनिंग इंग्लिश और उसका एनालिसिस नहीं किया, तो वो एग्जाम में मैंने देख भी लिया मेरे वही साथ। गड़बड़ हो गया। मतलब आपको, मतलब ये गौरव ये सजेशन देना चाह रहा है कि भाई पूरा पेपर एनालिसिस करो। ऐसा नहीं, बहुत सारी, मतलब ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा ये भ्रम बना दिया गया है कि आप ना मैथ्स के पीछे भागो। भाई मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ इट्स मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, बट वो 400 मार्क्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी कि हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको बस एग्जाम में देखते हैं क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप टाइम भी आपका चला जाएगा और वहां पे आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखो, यही हुआ ना इस बार। रीजन क्या हुआ गौरव, की रीजनिंग बहुत आसान आ गई इस बार की रीजनिंग। मतलब मुझे लगती है अभी तक की निमसेट की सबसे इजी रीजनिंग इस बार की थी। मतलब अगर कोई थोड़ा भी ध्यान से बनाता तो वो मुझे लगता है 20 25 मिनट में 35 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए जा सकते थे, इतनी इजी रीजनिंग थी।
तो इसीलिए आप जरूरी नहीं आप मैथमेटिक्स बना रहे हो, आपने 38 बना दिए, इसने कितने बनाए थे आपने? 41 बनाए थे गौरव, है ना? 41 बनाए 44। थे, 44 बनाए थे, उसमें से गलत कितने हुए थे आपके? मैं इसमें 6 गलत थे, 38 राइट। 6 गलत थे और 38, देखो मतलब 44 जब कोई आप मैथ्स के क्वेश्चन बना रहा है तो ऑब्वियसली उसका बहुत अच्छा स्कोर हो गया, राइट? तो अब भाई रीजनिंग में थोड़ा और स्कोर मिलता तो उसका अंडर 100 रैंक आ जाता, और भी अच्छा रैंक आ सकता था। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये चीज समझने की है कि केवल मैथ्स हमारे लिए नहीं है, मैथ्स है बट उसके साथ बाकी भी है। अगर आपको एक बड़ी एनआईटी चाहिए तो आपको चारों सेक्शन पे हमला करना पड़ेगा, चारों सेक्शन पे, चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो। इंग्लिश पे भी आपको 30, 40, 50 नंबर वहां से भी निकालने पड़ेंगे। कंप्यूटर में भी आपको 60, 70, 80 नंबर निकालने पड़ेंगे। रीजनिंग में तो आप कम से कम 30 करिए, मतलब 210, 220 नंबर कोशिश करने कीजिए कि हम उतने नंबर निकाल लें, राइट? तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 180 नंबर, 200 नंबर, ये आप जब रीजनिंग से निकालोगे, मैथ से निकालोगे, 400 में अगर आपने 300 ले लिया, 300 प्लस ले लिया, तो वो बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। मतलब क्योंकि मैथ तो आपने कर ही लिया है ना? तो टाइम उसको भी दीजिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो गौरव, एक तो आपने ये बताया बच्चों को कि मैथ सेक्शन के साथ साथ आप रीजनिंग और कंप्यूटर इंग्लिश का भी एनालिसिस करिए, उसको भी सॉल्व करिए, ये बहुत बड़ी बात है। और बताइए, और आपने सपोज एनालिसिस, मान लो आपने मॉक टेस्ट का किस तरीके से और करते थे, मतलब और क्या ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट थे, कोई की नोट्स वगैरह सर बनाते थे आप? हाँ, सर जो क्वेश्चन नहीं आता था, एक तो वो लिख लेता था कॉपी में मैं, ठीक है, उसके कंसेप्ट को 4 से 5 बार रिवाइज करता था मैं। ठीक है। और जैसे आप रिजल्ट डिस्प्ले करते थे टेस्ट हम्म, का, हम्म। उसके वो सोच लेता था मैं इससे आगे 2 रैंक लेके आनी है, उसके लिए मैं दिन भर वर्क करता था। मतलब और कंपटीशन खुद से ही जो करना रैंक है, डिसाइड कंपटीशन खुद से ही जो करना रैंक है। डिसाइड हाँ, हाँ, जो रैंक बोलिए बोलिए। डिसाइड हो गई एक बार, उससे हाँ, नीचे कुछ भी नहीं उतरना है, मतलब वो ही रैंक थी। तो वही रंग उसके लिए चाहिए, दिन भर वर्क करता था मैं। दिन में वर्क करना था। बहुत बढ़िया, नहीं आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा आता था। अगर आपके साथ जो एग्जाम में आप जो थोड़ा सा नर्वस हुए, फ्रस्ट्रेट हुए, अगर वो नहीं होता वो सिचुएशन, तो आपका रैंक, मैं तो टॉप 100 में ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि गौरव का टॉप 100 में, बट कोई नहीं, देखो रैंक बहुत अच्छा है, 352 भी रैंक बहुत अच्छा है। अगर हम लोग कंपटीशन को देखें ऑल ओवर इंडिया, भाई हम लोग थोड़ी आशा लगा लेते हैं ना कि अब तो फर्स्ट आएगी या टॉप 10 आएगा, तो मुझे थोड़ा लगने लगता है हम लोगों को कि भाई नहीं आ पाई है ना स्टूडेंट को। बट अगर एक उस पर्सन से पूछा जाए जो सामने है, वो उसके लिए मतलब आपको एनआईटी मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है यार, है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो अभी आपने एक पॉइंट बोला कि एक्मे एकेडमी की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के लेवल आपको बहुत अच्छे लगे, तो उस ऐसा थोड़ा सा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए डिटेल में, कि क्या चीज स्पेशली आपको बहुत अच्छी लगती थी? सर एक्चुअली ये रहता था, हम जो बुक में क्वेश्चन करते थे वो बुक के क्वेश्चन नहीं रिपीट होते थे। तो हाँ, वो क्वेश्चन करते थे ना, तो हमको पता चलता था कि हम कितना पानी में हैं। अब बिल्कुल, देखा हुआ क्वेश्चन अगर डायरेक्ट टिक लगा देते थे ना, तो उसमें वो मोटिवेशन नहीं आता था कि हम कर पाएंगे। एग्जैक्टली तो वहाँ मतलब पे ये, अपने दिस इज द इनटेक मेन में डिफरेंस, अलग ही दिस इज, पैटर्न आ गया। बिल्कुल दिस इज द मेन डिफरेंस, कि हम जो टेस्ट में देते हैं, ऑब्वियसली अभी भी जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको पता है, मतलब एक्मे एकेडमी में जो टेस्ट आते हैं, आज भी मॉक टेस्ट हुआ है ना, आप लोगों ने दिया होगा, तो आपको मतलब फील हुआ होगा कि हाँ आज का पेपर है, मतलब आपको क्वेश्चंस दिखे होंगे कि हाँ लेवल के क्वेश्चंस दिए मैंने आज, है ना? तो ये चीज रहती है। मतलब जब टेस्ट एकदम नया हो, भले ही मैं कह रहा हूँ एग्जाम में रिपीट हो जाए, वो अच्छी चीज है, ठीक है भाई, निमसेट में तो हर कोई चाहेगा कि रिपीट आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए जो हम डायरेक्ट टिक कर दे, बट आपका जो एग्जाम चल रहा है, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास जब नए 50 चैलेंजिंग क्वेश्चन है, नए 40 रीजनिंग के चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना? तो वो बहुत बेटर होता है, बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, अब चलो बात कर लेते हैं, तो जो बच्चे, आप ये तो आपकी जर्नी हो गई जो गौरव ने अपनी जर्नी बताई। अब बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों के लिए पहले तो एक मैसेज दे दो, फिर मैं इन लोगों के क्रॉस क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपसे, है ना? तो पहले तो इनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप जो 22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? जमशेदपुर ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई हम है इस बार एनआईटी कंडक्ट करने वाले, ठीक है, निमसेट कंडक्ट करने वाले, जमशेदपुर ने बोल दिया, अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया, और नोटिस भी निकाल दिया कि आप रेडी हो जाओ, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पूरा पूरा प्रोस्पेक्टस, कि भाई कब एग्जाम कराएंगे, कब पेपर लेंगे आपका। और इसके साथ साथ ना बच्चों के क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए गौरव, कि सर जमशेदपुर करा रहा है तो पहली बार करा रहा है, टफ आएगा, इजी आएगा, सिंपल आएगा, सर बता दो मैथ्स टफ आएगा, रीजनिंग टफ आएगा। तो ये बच्चे मतलब बहुत ज्यादा मतलब इसी में समय ज्यादा बर्बाद कर देते हैं कुछ बच्चे तो, ठीक है? तो इसके लिए तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले तो इसके लिए बता दो बच्चों को। सर मेरे पास भी बच्चों के मैसेज आए थे कुछ के, अच्छा, तो मैंने एक ही बात की उनको
जमशेदपुर पेपर पहली बार बना रहा है। पेपर अगर टफ आएगा तो पूरे हिंदुस्तान भारत के लिए टफ आएगा वो, बिल्कुल सही और बात, इजी आएगा तो पूरे भारत और हिंदुस्तान के लिए इजी आएगा। बिल्कुल सही बात, तुमको लड़ना आना चाहिए उसमें, 2 घंटे में कैसा लड़ना है। बिल्कुल सही बात। अपन देखो मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत पे पूरी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यार तुम एक योद्धा हो, है ना। अब तुमने तुमने वॉर में जाना है तुमको। अब तुम ये मत देखो कि दुश्मन कैसा आने वाला है, राइट। इस सस्ता आएगा कम, तुम भाई अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जाओ। सस्ते होंगे पूरे पूरे बना देने हैं, राइट। थोड़े टफ आएंगे तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा नहीं बना पाओगे, कम बना पाओगे। तो आपको तो आपको क्या है ना उस सिचुएशन में। सर 2023 में पास आउट कब से शुरू, मैं बता दे रहा हूँ, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको बेटा। तो मैं जनरली ये बता रहा था आपको कि अगर आप एक योद्धा हैं, जब भी आप देखो जनरली एक बहुत बड़ा भ्रम है कि कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ना अकेडमिक मान लेते हैं, अकेडमिक की तरह उस पर चलते हैं। नहीं भाई, अकेडमिक एग्जाम जो है और जो निमसेट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लेते हैं, आईआईटी में ले लेते हैं, कैट ले लेते हैं, आईएएस ले लेते हैं, जो भी है, ये एक युद्ध है। इसके तुम योद्धा हो, है ना। और तुमको ना बिल्कुल योद्धा की तरह बिहेव करना है। तुमको ऐसा बिहेव नहीं करना है सर इजी आएगा, सर टफ आएगा, सर क्या करेंगे, सर पहले मैथ। अरे मतलब समझ रहे हो ना, आप तो अपने पोटेंशियल के साथ जाओ, अपना 100% देते हुए जाओ। और वहां पे देखो, मतलब अगर पेपर इजी है तो मैथ्स के 50 बनाएंगे, पेपर टफ है तो मैथ्स के जितने बनेंगे उतने बनाएंगे, रीजनिंग के जितने बने बनाएंगे। आपको रुकना है ही नहीं, मतलब किसी क्वेश्चन पे रुकना ही नहीं है। हो सकता है, मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूँ, कुछ बच्चे इसमें पैनिक कर जाते हैं। क्या होता है कि पहला क्वेश्चन ही मान लो ऐसा आ गया जो टफ आ गया, और पैनिक कर गए उसमें। उस टाइम पे क्या हो जाता है, पैनिक कर गया, अरे पहला नहीं बन रहा, दूसरा भी नहीं बन रहा, अरे तीसरा भी नहीं बन रहा। अरे तो भाई साहब आपके पास 47 और है अभी, समझ रहे हो। अगर आपसे नहीं बन रहे तो आपने तो प्रिपरेशन कर, एक तो पहला क्वेश्चन तो अपने आप से करो, क्या मैं प्रिपरेशन करके आ रहा हूँ, यस, आपका आंसर आएगा यस। तो फिर आपको क्या डरना। अगर टफ है तो वो सबके लिए है, किसी से नहीं बनेगा। और अगर इजी होता तो हमसे भी बन जाता, प्रिपरेशन करके तो हम आ रहे हैं। समझो मेरी बात को बच्चों। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखो कि अगर पेपर चाहे टफ आए, पेपर चाहे इजी आए, आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। यही नहीं कि आप इसी को चेक करने में लगे, सर्च कर रहे हैं गूगल में कि मतलब कि सर कैसा जमशेदपुर का पेपर आएगा, कैसा उसका पेपर आएगा, मतलब ये सब सर्च करते हैं लोग। मतलब गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं बच्चे कि जमशेदपुर एनआईटी कैसा पेपर बनाएगी, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो इस सब के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। मैं तो पहले ही बोला हूँ कि ये जितने भी आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आपको सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए आप इन्हें बंद कर दीजिए। मुझे लगता है गौरव व्हाट्सएप भी बहुत कम चलाते थे ना तुम, मतलब बहुत कम यस यूज सर। करता था, मतलब एग्जाम टाइम पे ये बिल्कुल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, है ना। तो आप इस चीज को समझिए कि पेपर जैसा आए, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार है। देखो किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया, जस्ट मिनट देख लेते हैं। ओके प्रदीप ने, सर पेपर जैसा भी आए हम अपने आप को बेहतर बना के जाएंगे, पेपर के हर सिचुएशन के लिए तैयार होके जाएंगे। और उसकी तैयारी तो आप करवा ही रहे हैं डेली टेस्ट सीरीज के थ्रू। यस बिल्कुल। तो आप यही यही मैसेज आपको मैं सब बच्चों को देना चाहता हूँ कि पेपर पे आप मत फोकस करिए कि पेपर इजी आएगा टफ आएगा, अपनी प्रिपरेशन करिए। और कुछ गौरव 22 के बच्चों के लिए और क्या बताना चाहते हैं आप। सर एक्चुअली जो बच्चे अभी कंपटीशन में आए, उनको 30 क्वेश्चन में से ज़्यादा आ रहा है, उस पर अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चे एक्चुअली क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेट कैलकुलस को लेके बैठ जाते हैं और उसमें से आते 10 से 12 क्वेश्चन है। 10 से 12 क्वेश्चन है, और बिल्कुल सही। जो और जो 38 39 क्वेश्चन आते हैं, वो वाला पार्ट छोटे छोटे रहते हैं और जल्दी हो जाते कवर। तो उन पे वर्क ज़्यादा करना चाहिए, ना कि कोऑर्डिनेट कैलकुलस पे। बिल्कुल और बिल्कुल। 2 घंटे रोज, हाँ बोलिए बोलिए। दो 2 घंटे रोज कॉन्सेप्ट पढ़ना, डेली पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट से सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं और वो चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से 2 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। की पॉइंट्स बना लीजिए और डेली कंसेप्ट पढ़िए, डेली कंसेप्ट पढ़ते जाइए, की पॉइंट्स बना के 2 घंटे हैबिट कर लीजिए। 2 घंटे 3 घंटे में पूरा चैप्टर की कंसेप्ट बना पढ़नी है हमको। अगर ऐसा कर लोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका पूरा कंसेप्ट एक बार में रिवाइज होता रहेगा। दूसरा गौरव ने बोला कि जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल, आप अगर कॉपी पेन है आप लोगों के पास तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। गौरव भी इसमें मुझे हेल्प करेगा। इन लोगों का एक थोड़ा सा बनवा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना चाहिए वो है सेट थ्योरी। सबसे पहला सेट थ्योरी के तुरंत बाद आपको पढ़ लेना चाहिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि इन दोनों से थोड़ा बहुत लिंक है, अदरवाइज इन दोनों का पूरे मैथमेटिक्स में कहीं लिंक नहीं है। एग्री गौरव, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का आपने लिख लिया सेट और पीएनसी, तो इसके आगे आप दोनों के आगे लिख दीजिए 5 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन सेट पीएनसी मिला के आता है, बिल्कुल
तब मतलब, और ये दोनों बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब अगर आपने प्रिपरेशन कर ली तो डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से कर लोगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आप लोग लिखिए, दूसरे नंबर पे आप लिखिए आप प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप पीएनसी पढ़ के आए तो प्रोबेबिलिटी जल्दी होगा, और स्टेटिस्टिक्स, इन दोनों को भी एरो बना के 5 क्वेश्चंस लिख लीजिए। ठीक है, अब आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या होता है, अगर मान लो 6 क्वेश्चन आए तो 2 या 3 क्वेश्चन तो मुझे लगता है वो एंगल पुट करके ही सॉल्व हो जाते हैं, मतलब ऐसे एंगल पुट किया, चारों ऑप्शन में कोई भी एंगल उठा के रख दिया, क्वेश्चन में रख दिया, आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपसे नहीं भी बनता, बनाइए जितना भी बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, एटलीस्ट सम का फॉर्मूला, बिल्कुल पूरे फॉर्मूले याद कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री लिखने के बाद आपने लिखा होगा, उसके आगे लिख लीजिए 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 5 तो लिख ही लीजिए मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री से, और नीचे तुरंत आप वेक्टर लिख लीजिए, नीचे तुरंत आप वेक्टर लिख लीजिए। वेक्टर में आप कम से कम 5 क्वेश्चंस लिख लीजिए, राइट। मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री में 5, वेक्टर 5, तो हम देखेंगे 20 क्वेश्चंस हो गए, और हमने बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ा। 20 क्वेश्चंस को ये लिख दो पहला सेगमेंट, इस सेगमेंट को तो सबसे पहले कर लो। आपको याद होगा गौरव मैं हमेशा बोलता था इन चारों पे तो मतलब ऐसा फोकस करो, सेट, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स और वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री, कि भाई ये तो करना ही करना है। ये 20 क्वेश्चन अपने हाथ में ले लो सबसे पहले, कि आएंगे, मैं बोल रहा हूँ 20 नहीं आएंगे, 20 से ज्यादा ही आएंगे। आप कभी भी पेपर उठा लेना, टोटल अगर इन क्वेश्चन 25 की से 28 27 25-26 तक यही चले जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं, अब बहुत ही चीज चैप्टर उठाते हैं, सबसे अब उठाते हैं सीक्वेंस सीरीज, बहुत आसान चैप्टर है, उठा लो। उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बहुत आसान चैप्टर है। सीक्वेंस सीरीज के बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपने उठाया, वो भी बहुत आसान चैप्टर है बेटा। तो यहाँ से भी कम से कम 5 पकड़ लो तुम यार, मतलब 4 तो आ ही जाते हैं दो दो मिला के दोनों से, बट 5 ले लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख लिया आपने तो कंफर्म 5 लिख लो, 5 या 6 क्वेश्चन इससे लिख लो। ये हो गया आपका, ये हो गया 25, मतलब आपने आधा मैच कर लिया कवर यार, है ना। उसके बाद आती है बात तुम्हारी किसकी, कि आपको कोऑर्डिनेट कर लेना है, आपको कैलकुलस का एलसीडी। अब कैलकुलस भी अगर किसी से, मान लो किसी को डर लगता है कैलकुलस से, तो बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक करो, एलसीडी कर लो, है ना, लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी, बहुत आसान होता है। एलएचएल आरएचएल में पुट किया, खत्म, मतलब क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, और 2-3 आ जाते हैं। ईओडी बहुत आसान आता है निमसेट का, राइट। हालांकि ईओडी आईआईटी मेंस में मैं करीब 1 महीने पढ़ाता हूँ, जब मैं रेजुनेस में पढ़ाता था बच्चों को तो 1 महीने पढ़ाता था ईओडी अकेले, राइट, क्योंकि वो बहुत अच्छा टॉपिक है। बट मैं निमसेट के लिए बोलूंगा ना, वो सबसे आसान टॉपिक ईओडी है, कुछ नहीं आता है निमसेट में। ईओडी का डिफ्रेंसिएशन किया, स्लोप निकाली, पुट करके टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफरेंशिएशन किया, ग्रेटर देन 0 लगा के इंटरवल निकाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म, लेस देन 0 करके। और अगर मैक्सिमम मिनिमा का आया तो डिफरेंशिएशन किया, जो पॉइंट्स आए रखे, और आपने चेक कर लिया कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा। बहुत इजी, मतलब एओडी और रेट ऑफ चेंज तो और भी आसान है, आपने डिफरेंशिएशन किया और आपका सॉल्व हो गया रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये मान लीजिए कि कैलकुलस को भी आप समराइज करिए, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल दोगे। अच्छा, अब कुछ बच्चों को आता है कोनिक सेक्शन नहीं बन रहा, देखो कोनिक सेक्शन पे आप तब पहुंचोगे जब आपको स्ट्रेट लाइन और के कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हर जगह तो लाइन गुजारनी है हमको, है ना बेटा। तो सबसे पहले पॉइंट और स्ट्रेट लाइन को अच्छा कर लो। पीएसएल तो एकदम ही आसान है, बच्चों वाला है, मतलब, है ना। क्वेश्चन भी बहुत आसान आते हैं पीएसएल के, एक क्वेश्चन तो पकड़ लो तुम पीएसएल से आने वाला है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको टफ भी नहीं लगेगा, और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। इस चीज को समझिए। और गौरव बताइए, अब आप बताइए बच्चों को, तो ये चलो हम लोगों ने गाइड करा दिया, 2022 के जो बच्चे हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और बताइए गौरव, और क्या पॉइंट्स ये नोट कर सकते हैं। सर कैलकुलस कोऑर्डिनेट में अगर फॉर्मूले भी आते हैं तो उसमें से 12 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल, उसमें से 6 से 7 तो ऐसे ही इजीली बन जाते हैं वो। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो, पॉइंट अगर आपको पता है तो आप कोऑर्डिनेट के 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे ही पॉइंट से उड़ा दोगे है ना। बिल्कुल फॉर्मूले नोट कर लो, सारे यस सर। फॉर्मूले। कोऑर्डिनेट के लिए सबसे बेस्ट यही है फॉर्मूले, मतलब जब तक आप फॉर्मूले रख के आते भाई, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 3 लाइन दे दी, कौन करेंट है, के की वैल्यू कुछ नहीं करनी, डिटरमिनेंट बना के इक्वल टू 0 कर दिया। पीएसएल दी गई है, तो बताइए के की वैल्यू बताइए, पीएसएल रिप्रेजेंट कर रही है, डिटरमिनेंट बना के 0 कर, तो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है, राइट। एक लाइन है वो किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से, बहुत इजी। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कोऑर्डिनेट से इजी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मतलब टॉपिक नहीं है मैथमेटिक्स में, है ना। तो काम करिए सब पे, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा जो 22 के बच्चे हैं। और इनको बताइए रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें ये लोग, रीजनिंग के लिए बताओ कुछ। मेरी भी वीक ही थी रीजनिंग, थोड़ी, देखो मैं मतलब जो बच्चों को बोलता हूँ बट रीजनिंग,
पेपर का एनालिसिस अगर प्रॉपर करते हैं सर तो रीजनिंग एग्जैक्टली स्ट्रांग होती जाती है। आप सारे मॉक टेस्ट की रीजनिंग के सॉल्यूशंस हम देते हैं, आप उनको एनालिसिस करते जाइए और निमसेट में जितने क्वेश्चंस आए उनको बना लीजिए, इतना सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, इंग्लिश के लिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है। हम सफिशिएंट भी नहीं बोलेंगे, मोर देन सफिशिएंट। एग्री करते हो गौरव? कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं यस सर। बदलेगा। बट ये मत करो कि तुम चले गए और बैंक पीओ के पेपर देख रहे हो, खोल रहे हो। अब वहां तो क्या होता है, या फिर वो जय महाकाल टाइप के तुम वीडियोस में लग गए हो, ठीक है, बम भोले टाइप के जो वीडियोस हैं उसमें लगे हो, शॉर्ट टेक देखने में लगे हो, और रटने में लगे हो कंसेप्ट पे कंसेप्ट की क्यूब ऐसे निकालते हैं और पुट ये करते हैं और ये करते हैं। इतनी कंसेप्ट करोगे कि भाई साहब आपके दिमाग से हाइपरबोला की क्वेश्चन निकल जाएगी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भूल जाओगे। समझ रहे हो? खतरनाक काम हो जाएगा तुम्हारा। आप ज्यादा मत करिए, रीजनिंग ऐसा आता ही नहीं है। देखो, रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, रीजनिंग बहुत अलग तरीके से, लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत अलग अलग एग्जाम से पूछी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बैंक पीओ में पूछी जाती है, ठीक है, एक कैट में भी पूछी जाती है, ठीक है, समझना मेरी बात को। एक वही रीजनिंग, वही लॉजिकल एप्टीट्यूड आपका आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, पीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। वही लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके प्लेसमेंट में, जब आप प्लेसमेंट में जाते हो वहां पूछा जाता है, वही निमसेट में पूछा जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा सबका रीजनिंग का लेवल अलग है, सबका अलग है। मतलब ऐसा नहीं है मैं कुछ आपको ऐसी बुक्स दे दूंगा कि आपसे मतलब सॉल्व नहीं होगा। मैं कैट का भी मैथ पढ़ाया हूँ कुछ दिन। एक पीटी एजुकेशन शायद सुना होगा आपने, बहुत अच्छा, मतलब कैट के लिए बहुत अच्छी कोचिंग है वो। मैं वहां पे भी पढ़ाया हूँ, राइट, 1-2 साल मैं पढ़ाया हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे एप्टीट्यूड पढ़ाता था मैं कैट का, राइट। तो मतलब समझ सकते हो तुम कि वहां पे किस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं। तो अब उन लेवल के क्वेश्चंस अगर आप बैठ जाओगे, अरुण शर्मा एक बुक पढ़ी सुनी होगी आप लोगों ने, अगर कोई अरुण शर्मा पकड़ लेगा और बैठ जाएगा तो मतलब आप गए, मतलब अब आपसे रीजनिंग नहीं बननी, ठीक है। निमसेट की तैयारी भी छोड़ दो कुछ दिन के लिए, ठीक है। ये मेरा ऐसा पर्टिकुलर कह सकते हो ओपिनियन है। तो आप ना बेटा समझिए मेरी बात को, आप ना एक बार ना पहले रीजनिंग के जितने भी निमसेट के पेपर आए उनको सॉल्व करिए। उनको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उस सिचुएशन, तो जो भी बच्चों रीजनिंग के आपके पेपर आए हुए निमसेट के, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने उनको सॉल्व कर लिया, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी कि भाई हम क्या करें, कि कैसा रीजनिंग बनाया जाए। बिल्कुल आपको दिख जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न आ रहा है निमसेट में, रीजनिंग का पैटर्न ही नहीं बदला, आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम पैटर्न। मतलब अभी तक केवल 2019 का एक ऐसा पेपर था कि जो रीजनिंग आई थी या एप्टीट्यूड या कह सकते क्वेश्चंस आए थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत ही कमर तोड़ क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, है ना। मैथ्स तो लोगों ने टफ बोल दिया, बट वो बहुत टफ नहीं था। 10-12 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी मैथ्स बहुत आसान था। और 2019 में भाई साहब आपको 300 नंबर पे 300 रैंक भी मिल गई थी, है ना। जब पेपर टफ होगा तो क्या होगा, रैंक भी डाउन होगी, कट ऑफ डाउन होगा, तो उसमें तो कोई जरूरत नहीं है। तो और बताओ, मैसेज 2023 के बच्चों भी मुझे मैसेज कर रहे हैं गौरव कि 2023 के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए। जो भी 23 के लिए कर रहा हूँ अभी से शुरू कर दिया है। गौरव थोड़ा सा आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी मुझे लग रहा सही नहीं है। सर हाँ बताइए। सर 2019 के पेपर की बात निकली थी थोड़ी सी, तो मैं उसमें बताना चाहूंगा कि जो 2019 का पेपर था उसको हमने एनालिसिस करा था। 30 से 35 क्वेश्चन जेई मेंस के छपे थे, 16, 17, 18 के मिला के। बिल्कुल। और सब बताते कि वो पेपर सबसे टफ था। वो और सबसे हर जीत। साल जेई मेंस के क्वेश्चन 7 से 8 कट कॉपी पेस्ट एनआईटी में, निमसेट में छपते हैं। बिल्कुल। और निमसेट के खुद के ही क्वेश्चन निमसेट ही छाप देती कभी कभी। तो बिल्कुल बिल्कुल 150 मार्क्स का कट कॉपी पेस्ट होता है पूरा निमसेट में। बिल्कुल। तो एक प्रीवियस ईयर के निमसेट के पेपर और जेई मेंस के पेपर छोड़ने की गलती ना करेंगे कोई भी। यस बिल्कुल सही है गौरव, ये बिल्कुल सही बोल रहा है गौरव कि जेई मेंस के पेपर और निमसेट के पेपर तो बिल्कुल भी मतलब गलती से मत छोड़ो। आप जनरली जो बच्चे एक्मे में पढ़ते हैं वो जानते हैं, मैं अगर एग्जाम्पल भी लेता हूँ ना किसी कंसेप्ट का तो वो मेंस के क्वेश्चंस को ही बताता हूँ, राइट। इसीलिए मैं आपको लेवल ही वही पहले से प्रोवाइड कराता हूँ कि आप मेन्स के क्वेश्चंस को फैमिलियर हो जाए। ऐसा नहीं कि जेई मेंस के क्वेश्चंस को देख के डरे कि भाई वो मेन्स का है। हम तो हमेशा जब भी मैं, आप लोग जो पढ़ते हैं जानते होंगे कि जब भी मैं कोई
टॉपिक भी पढ़ाता हूँ, उसके साथ जो एग्जांपल देता हूँ वो मेंस का ही ले लेता हूँ, राइट, कि भाई ये मेंस में आया हुआ है, चलो इसको सॉल्व करो। जनरली मैं मेंस के क्वेश्चंस कराता हूँ। तो मेंस और देखो निमसेट के क्वेश्चंस जनरली मतलब मैं तो कहूंगा कि मुझे लगता है लगभग में सारे क्वेश्चंस ना मेंस लेवल के ही होते हैं, और वही होते हैं एज इट इज। कुछ तो एकदम कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कुछ ईयर्स से। तो बिल्कुल भी ये गौरव जो बोल रहा है ना, बिल्कुल भी गलती मत करो, समझ लो बच्चों, बिल्कुल भी गलती मत करो। और गौरव बताइए इन लोगों को और क्या कह सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर निमसेट 2023, ये विनीत पूछ रहा है, तो इसका एक आंसर दीजिए गौरव, कि अभी 2023 के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो अभी कैसे शुरू किया जाए। सर पहले मेंस पे ध्यान दिया जाए, कंसेप्ट बनाए जाए हर चैप्टर के, चैप्टर वाइज चैप्टर को मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर करते चले जाए, और जो वेटेज है उस हिसाब से चैप्टर को करते जाए। आखिरी में सबसे लास्ट में कैलकुलस कोऑर्डिनेट को करना है 2023 वालों के लिए सर। लास्ट में आप कैलकुलस और कोऑर्डिनेट को सबसे लास्ट में करिए। सबसे पहले अच्छा कुछ बच्चों का है शुड आई सॉल्व आर डी शर्मा। यस, आर डी शर्मा इज अ वेरी गुड बुक। तो आर डी शर्मा तो गौरव ने भी लगाया था, मैंने गौरव को सजेस्ट किया था आर डी शर्मा लगाइए। आर डी शर्मा तो बहुत अच्छी बुक है, आर डी शर्मा लगा लिया तो आपने लगभग में सारे क्वेश्चंस लगा लिए। अच्छा एक ये भी डाउट रहता है गौरव कि मतलब कौन से क्वेश्चंस लगाने चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, या कह सकते हो कि कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। सर एक्चुअली आर डी शर्मा, सेल्फ स्कोरर सब बुक में कंबाइंड क्वेश्चन एक जैसे ही रहते हैं। अगर आप, मैंने बोला है वो 2 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक के बजाय। अगर तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट याद है, तो बुक भी याद है तुमको। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे सोच के देखो, कोई भी बुक बनाई जाएगी, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, बट एक बुक लगाइए, आप उसको बहुत बार लगाइए। मैं मेरे यहाँ का एक स्टूडेंट था, तुम तो जानते होगे, आयुष, है ना। उसका इस बार 47 रैंक आया। उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक लगाई, वो है फिंगर टिप्स, एमटीजे की फिंगर टिप्स। 100 क्वेश्चंस होते हैं एक चैप्टर में, बस वो कंसेप्ट पढ़ता था और वो 100 क्वेश्चंस लगाता था, और जो हमने स्टडी मटेरियल थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया वो लगाता था, और टेस्ट का एनालिसिस करता था। तो ऐसा नहीं है। इससे पहले एक स्टूडेंट था मनीष हमारे यहाँ, उसका ऑल ओवर इंडिया 88 रैंक आया था। उसने तो फिंगर टिप्स के अलावा कुछ सॉल्व ही नहीं किया, सिर्फ फिंगर टिप्स सॉल्व करता था। तो बुक कभी भी, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि कोई बुक बेकार होती है, अगर एक लेवल तो होना चाहिए बुक का, ये मैं बोलूंगा, बट आपको एक ही बुक को ना बहुत बार लगाना है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा आप अगर अलग अलग बुक्स पे जा रहे हो, मान लो आपने आरडी शर्मा ले लिया, आपने अरिहंत भी ले लिया, आपने सेल्फ स्कोरर भी ले लिया, तो क्या होता है कि आरडी, मान लो आरडी शर्मा से आपने कुछ पढ़ा, राइट। अब आरडी शर्मा ने कुछ कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिए, पर जो बाकी के कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपने छोड़ दिया, तब तक आप अरिहंत पे मूव कर गए। तो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपने सॉल्व भी ना किए हो, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपकी उन कंसेप्ट पे पकड़ थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो आपको एक ही बुक पे कंसंट्रेट रखना चाहिए, है ना। कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें, ये क्वेश्चन आया है एक स्टूडेंट का, कोऑर्डिनेट के लिए क्या लगाएं, बोलो गौरव। सर कोऑर्डिनेट के लिए पहले कॉन्सेप्ट मेन रहता है, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट ही पढ़ना पड़ेंगे। देन क्वेश्चन पे आओगे तो जल्दी सोल्व होंगे। बिल्कुल सही। मतलब सबसे पहले आप एक काम करिए कि कोऑर्डिनेट का पहले तो आप सपोज आप क्लास कर रहे हो तो पहले तो सारे लेक्चर्स कवर कर लो, लेक्चर्स में जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो लिख लो, उनको उनके नोट्स बना लो प्रॉपर, ठीक है। हर फॉर्मूले को, मतलब एक लेक्चर्स जो मैंने आपको पढ़ाए पहले आप उन पे काम कर लो। उसके बाद आप क्या करिए श्रेया, कि उसके बाद जब आपकी कॉपी नोट्स बन जाए, पूरे कोऑर्डिनेट के आपने नोट्स बना लिए लाइन से लेके कोलिक सेक्शन तक, अब आप ना उस कॉपी को ना कम से कम 10 दिन पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। मतलब कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए। तो क्या होगा कि उसके बाद आप किसी चैप्टर को बुक शुरू करोगे ना, तो डेफिनेटली गौरव ने बोला उसके बाद आपको जरूर हेल्प मिलेगा। तो पहले तो नोट्स बना लो पूरा, मतलब पूरे फॉर्मूले, हर फॉर्मूले के बेस पे मैंने जितने क्वेश्चंस कराए आपके क्लासरूम में वो क्वेश्चंस, और उनको बार बार पढ़ो, मतलब याद तक कर डालो, ठीक है। गर्ल्स तो वैसे भी याद करने में बहुत आगे रहती है, तो याद कर डालो श्रेया, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? चलो आप बच्चों से क्वेश्चन ले लेते हैं गौरव, है ना, ज्यादा बेटर होता है कि क्योंकि हमारा काफी टाइम हो गया है ना ऑलरेडी। तो ठीक है, अब मैं वन बाई वन आप लोगों से क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आप लोग जो क्वेश्चंस पूछोगे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। तो मैं वन बाई वन गौरव से वो क्वेश्चंस करता जाऊंगा और गौरव आंसर देते जाएंगे, ठीक है। गौरव भैया के कितने नंबर आए थे? गौरव नंबर कितने आए थे तुम्हारे टोटल? सर मेरे 1000 में से 562 थे, और 952 में से 520 थे। 520 नंबर थे आउट ऑफ 952। 952 ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे गलत आए थे, उनको हटा दिया गया था निमसेट में, राइट। तो 952 जो बचा था लास्ट में स्कोर, उसमें 520 मार्क्स थे। सर कैलकुलस कौन से बुक से करें, कौन से बुक से करें? अगला क्वेश्चन ये आया, कैलकुलस कौन से बुक से की जाए?
पहले सेल्फ स्कोरर सही रहेगी क्योंकि वो इजी रहती है, हाँ देन आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं कैलकुलस तो पहले आप सेल्फ स्कोर से उसको जल्दी से खत्म कर लें, उसके बाद आप आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव पे चले। और आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का चैप्टर टेस्ट तो बिल्कुल कोई मत छोड़ना, मतलब चैप्टर टेस्ट बहुत आसान होता है और उसको करिएगा जरूर। विल इट बी ऑनलाइन, विल इट बी ऑनलाइन क्या बोल रहा हूँ, मतलब ब्रीथ में समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। विल इट बी ऑनलाइन, क्या क्या ऑनलाइन होना चाहिए? एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें, अगला क्वेश्चन है प्रांजल का। एक्यूरेसी कैसे, भाई वन बाय वन मैं एक एक क्वेश्चन रीड कर लिया करूंगा उसके बाद, राइट। एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें? सर एक्यूरेसी वो टेस्ट से ही इम्प्रूव होगी, अपन टेस्ट देते रहेंगे तो एक्यूरेसी इम्प्रूव होती जाएगी। अपने को एनालिसिस में पता चलेगा कि हमने गलती कहाँ करी है, अगली बार वो टेस्ट में क्वेश्चन आए, उस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो वहां पे वो गलती डबल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब आपने अगर टेस्ट में कोई गलती की है, कोई कंसेप्ट गलत लगाया है या आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो वैसी गलती अब दोबारा ना हो, इस पे आप सीओटी बनाए, राइट। अगर आप एक एक दिन में ऐसा करेंगे कि भाई आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए, आपने उन 10 कंसेप्ट को संभाला, फिर अगले दिन आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए और 8 क्वेश्चन गलत हुए, आपने उनको सही किया, तो ऐसे करते करते आपका प्रिपरेशन में, आपका जो मतलब जो आपका टेस्ट में आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी हो जाएगी, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा, टाइम बहुत लगता है सॉल्व करने, जस्ट जस्ट अ मिनट, मुझे रीड कर लेने दो बच्चों मैसेज, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि सर टाइम बहुत लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो जल्दी से। टाइम सर बहुत लगता एक्चुअली है। क्या है कि टाइम बहुत लगता है तो उसमें उनको क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना चाहिए, जो मतलब इजी है उनको पहले करना है, देन टफ है उनको बाद में करना है। और कुछ क्वेश्चन इजी मतलब शॉर्टकट मेथड से भी होते हैं, एक्चुअली पता नहीं रहता है कि ये शॉर्टकट से हो जाएगा, बिल्कुल वो सही है। वैल्यू पुट करने पे भी हो जाते हैं। वो तो देखो, तो मैं वो पेपर बच्चों को पहले ही बोल चुका हूँ कि एन कहीं पे भी दिखे आपको पूरे पेपर के अंदर, एक वैल्यू एन की एज्यूम करें, क्वेश्चन में भी रखे, क्वेश्चन को छोटा करें, ऑप्शन में रखे, ऑप्शन को छोटा करें, और काम खत्म, राइट। एन की छोटी छोटी वैल्यू लेके, ये बहुत बड़ा वो फंडा है टेस्ट सीरीज से ही मैथमेटिक्स। पता चलता है, बिल्कुल, टेस्ट सीरीज बहुत से सही। पता चलता जाता है कि ये शॉर्टकट एग्जैक्टली, से हो जाएगा। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज भी आप जब आप देते रहोगे, आप देखते रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन है बच्चे का कि मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आए तो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अपने आसपास जो मित्र है वो अच्छे रखे, जो मोटिवेट कर सके उनसे बात करें। मैं तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड जो थे उनसे बात कर लेता था, तो वो बोलते थे चल अगले टेस्ट में हो जाएगा तेरा एग्जैक्टली। वापस से इम्प्रूव। तो वो मोटिवेट कर देते थे, फिर मैं मेरा पढ़ने बैठ जाता था और बिल्कुल उसको लेके डबल पढ़ता था मैं कि आज नंबर कम कैसे आ गए, बिल्कुल तो बिल्कुल। और डबल पढ़ी होती थी। बिल्कुल, अपने आप अगर आपके मार्क्स कम आए तो अपने आप को ही अपना कॉम्पिटिटर समझिए, और कोशिश करिए कि अगली बार हमारे इतने मार्क्स ना आए, इससे तो ज्यादा आए। अगर पहली बार मान लो टेस्ट में आपके 120 नंबर है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, 120 नंबर ओनली, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि अब 120 आए अब तो हमारा हो गई नहीं। आप सोचिए अगली बार मैं 120 से ज्यादा लाऊंगा, अब आपके 140 आए, फिर टेस्ट होगा। आज बंद तो हो नहीं रहा है टेस्ट, है ना, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास। तो जब आप अपने आप से कंपटीशन रखोगे, अपने फ्रेंड से बात करोगे, ठीक है, मुझे कॉल करोगे, तो आपको डेफिनेटली आपको डिमोटिवेट तो होने की जरूरत ही नहीं है, राइट। डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है कि भाई क्या होगा, आप क्या नहीं होगा। आप बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हो एट एनी टाइम, राइट। तो आप करते जाइए, आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। एग्जाम ऑनलाइन होगा, बिल्कुल। विनीत, विनीत आप कहाँ से हैं बेटा? आप एग्जाम ऑनलाइन होगा, कहाँ से हैं आप विनीत? विनीत मैसेज कर रहे हैं कि आई वांट ज्वाइन एक्मे एकेडमी, बिल्कुल। कहाँ से हो विनीत आप? सर क्या मोबाइल से टेस्ट देने में और डेस्कटॉप से टेस्ट देने में फर्क है? बताइए आंसर इसका। यस सर, फर्क पड़ता है वहाँ, क्योंकि माउस पकड़ने में भी प्रेशर इतना रहता है वहाँ माउस पकड़ने में, तो अंतर रहता है। मैं कह रहा हूँ लैपटॉप से भी, अगर लैपटॉप से भी दे रहे हो टेस्ट तो माउस अलग से होना चाहिए उसके लिए। ओके ग्रेट। मतलब अगर आप लैपटॉप से टेस्ट दे रहे हो तो आप बिल्कुल लैपटॉप को एज अ डेस्कटॉप बना लो, जैसा आपको मिलने वाला है एग्जाम सेंटर में, और बिल्कुल एक टेबल पे सेट कर लो, माउस लगा लो, बैठ जाइए, और बिल्कुल सोचिए कि हमें बिल्कुल निमसेट के हॉल में बैठ गए हैं हम, अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस बात को करिए जरूर प्रदीप। अगर किसी के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भले ही बहुत कैफे वैफे बने रहते हैं आसपास, है ना, बढ़िया वाईफाई रहता है, बोलिए 2 घंटे कैफे यूज करना है, 20 रुपए दीजिए उसको, बढ़िया दे के आइए एग्जाम किसी कैफे में। शांत रहता है कैफे, बहुत अच्छा एनवायरमेंट आपको मिलेगा। अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी या उस टाइप की फैसिलिटी नहीं है
तो बिल्कुल आप कैफे में जाइए, शांति से एग्जाम दीजिए। बट ये जरूर है, मैं आपको बोलूंगा कि अभी अगर आप नहीं दे रहे, अभी मोबाइल से दे रहे, चल जाएगा, बट लास्ट के एग्जाम में करीब 2 महीने, आप कम से कम 2 महीने डेस्कटॉप पे ही एग्जाम दें। ये बिल्कुल हैबिट बना ले, और बिल्कुल टाइम पंक्चुअल करके अपना कि भाई हम जा रहे हैं, 2 से 4 टेस्ट देना है, बैठेंगे, बस मैं टेस्ट दीजिए, निकल आइए। बिल्कुल इस चीज को विशेष ध्यान रखें। सही बोल रहा हूँ गौरव? यस सर। गौरव भैया ने कब प्रिपरेशन शुरू की? आपने गौरव प्रिपरेशन कब शुरू की थी पहली बार? मतलब कितने कितने ड्यूरेशन प्रिपरेशन की आपने निमसेट की पहले दिन से, जब से निमसेट सुना प्रिपरेशन शुरू की और लास्ट तक कितना टाइम रहा होगा? 2 साल या 1.5 साल या 3 साल? 1.5 साल समथिंग। 1.5 साल, मतलब करीब 1.5 साल इन्होंने दिया। टाइम बहुत लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सर हो गया ये एक्चुअली क्वेश्चन? लास्ट का टाइम मेन रहता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात लास्ट है। के टाइम लास्ट के टाइम आप दिसंबर कितना से लेके कितना मई। अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही, कोई मैटर नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, हमारे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जिन्होंने एक एक महीने में, तुमने तो देखा होगा, एक लड़का था, उसने तो लास्ट के 2 महीने में ज्वाइन किया था। क्या नाम था उसका, जो 107 आई अपने यहाँ से? नाम अभी जस्ट याद नहीं आ रहा, क्या था नाम उसका। उसने लास्ट के 2 महीने में बहुत अच्छा रैंक ला दिया। एक लड़की थी हमारी 2019 के पेपर में बता रहा हूँ, उसने तो जस्ट 1 महीने ज्वाइन किया था, और बिल्कुल 1 महीने जब ज्वाइन किया तो पहले दिन आके उसने पूछा, सर निमसर का सिलेबस क्या बता दीजिए, कैसे पढ़ना है बता दीजिए, और बिल्कुल 1 महीने में कर दिया। तो ये मैटर नहीं करता, राइट? ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। टेस्ट में फोकस नहीं बन पा रहा है, बहुत सिली मिस्टेक हो रही है, इसका आंसर दीजिए गौरव। सिली मिस्टेक सर, वो बार बार ट्राई करेंगे तो सिली मिस्टेक कम होती जाएगी। बिल्कुल आप टेस्ट देते रहिए, ऑटोमेटिकली आप यू विल बी परफेक्ट एट द टाइम ऑफ निमसेट, राइट? डोंट मिस एनी सिंगल टेस्ट, आप टेस्ट देते जाइए, निमसेट के टाइम पे आप परफेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है बेटा? नवीन सर, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, टेस्ट में लो मार्क्स आते हैं, तो फोकस, ये तो मैं आंसर दे चुका हूँ नवीन देवंगन। ये आप करते रहिए बेटा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा इससे, है ना? आप टेस्ट देते जाइए, लो फील करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से वो रखिए, तो आपको क्या हो जाएगा कि कंपटीशन अपने आप से करिए, है ना? सर माइक अलाउ कर दीजिए। नहीं, माइक अलाउ नहीं करेंगे प्रांजल, चैट पे लिखिए, जल्दी बेटर होगा, है ना? वो फिर बहुत नॉइस आ जाएगी उस केस में। कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में है भी और नहीं भी, राइट? अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपसे नहीं बन रहा है, वो मान लीजिए सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और अगर आपसे बन रहा है तो मान लीजिए सिलेबस में है। आप पैनिक मत होइए, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, इसलिए वेटेज बहुत कम है, या तो 0 रहता है या 1 रहता है, बहुत रह जाएगा तो 2 आएंगे, ठीक है। बट आप पैनिक मत होइए, क्योंकि लगभग में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा अच्छे से सीरियसली नहीं पढ़ता है, ठीक है। अगर आप, आपके पास टाइम है, आपने सब पढ़ लिया है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिए। आपको, अगर आपको लग रहा है, मुझे, मैं आपको, मैंने करीब लिया है 4 5 6 लेक्चर लिए हैं इस बार, है ना? मैं आपको उनकी लिंक दे दूंगा, आप उनको पढ़ लीजिए, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिपेयर हो जाएगा विनीत। सर मैं एक पॉइंट नोटिस किए थे कि एक चैप्टर के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें कुछ डेप्थ में होता है, और कुछ बेसिक फॉर्मूला जब विजुलाइज करते हैं, कितने विजुलाइज, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि फॉर्मूले कभी कभी भूल जाते हैं, तो क्या करना चाहिए सर गौरव? उसी लिए तो डेली पढ़ना है अपने को, उसी के लिए डेली रिवाइज करना है कंसेप्ट, तो बिल्कुल सही। फॉर्मूले तो डेली उसी के लिए पढ़ने हैं। उसी के लिए सुबह उठिए और फॉर्मूले पहले तो कंसेप्ट पढ़ डालिए पूरा, सुबह उठ के सबसे पहले कंसेप्ट पढ़िए, यही उसका सबसे बड़ा रामबाण होगा। सर मैं कभी टेस्ट कभी, देता था उससे पहले रिवाइज करता था सर। अच्छा बहुत बढ़िया, कभी कभी पूरा 5 या 6 घंटे लग जाते हैं मॉक का एनालिसिस करने में, उसे कैसे कम करें, कैसे करें गौरव? इसका आंसर सर दीजिए। वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारे टॉपिक कवर होते जाएंगे, वैसे वैसे कम होते जाएगा एनालिसिस का टाइम। बिल्कुल आप इस बात को समझ लीजिए बेटा, ठीक है, कि आपको मतलब एनालिसिस जरूर करनी है। 5 घंटे लग रहे हैं, अच्छी बात है आपके लिए कि आप 5 घंटे एनालिसिस तो कर रहे हो यार, बच्चे तो देखते ही नहीं है। टेस्ट दिया खत्म, उन्हें लगा हाँ अच्छा अच्छा कम नंबर आया, अगली बार बढ़ाएंगे। नहीं भाई, अगली बार कैसे बढ़ाओगे? जब तक अपनी कमियां नहीं देखोगे तो अगली बार कैसे बढ़ाओगे? तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट? वो धीमे धीमे कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जब धीमे धीमे आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा होते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग कम होंगे, राइट? वो सारी चीजें जब आपकी होती रहेंगी तो आपको वो टाइम कम हो जाएगा। सर इस बार निमसेट 2022 के लिए पूरा मैथ्स एमटीजी फिंगरप्रिंट्स कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 4 मंथ, कौन सी बुक सॉल्व करे? ये सोनिया का क्वेश्चन है कि लास्ट के 4 महीने के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? सर जो जिसमें से वेटेज ज्यादा है सर, पहले वो टॉपिक निपटाए 4 मंथ में। बिल्कुल। और
बुक कौन सी भी करे, बस अपने कंसेप्ट रिवाइज करते रहे डेली। जो टॉपिक तुमने आज पढ़ लिया है उसके कंसेप्ट लास्ट जब तक निमसेट पूरी नहीं हो जाती जब तक करे, तो वो बिल्कुल सही, कंसेप्ट याद रहेंगे तुमको। बिल्कुल सही बात बोली है गौरव ने कि आप करते रहिए, और उन पार्ट्स को करिए जिनमें आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है, उन पार्ट्स को जल्दी करिए और कंसेप्ट करिए। फिर अच्छी बुक को पकड़ के करीब 100 क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 100 क्वेश्चन। एक चैप्टर को आपको अच्छा बनाना है तो कोई ऐसी बुक पकड़िए जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा हो, मिनिमम 200-250 भी जा सकते हो, बट 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कम से कम करिए आप हर चैप्टर के। ठीक है, और आपको कुछ समझना है तो इवन ऑड का फॉर्मूला लगा लिया करो। अगर किसी कुछ चैप्टर में आपको भूख लग रहा है, आप एक पिन लगा डालो या और लगा डालो, तो लगभग में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ये तो आंसर हो चुका है भैया के स्टार्टिंग में नंबर्स। भैया से कि स्टार्टिंग में मॉक में कितने नंबर आते थे? स्टार्टिंग में मॉक में कितने नंबर आते थे तुम्हारे गौरव 1000 में? 400 to 500। 400 से 500। सर माइक ओपन कर दीजिए, कुछ सवाल है। ओके प्रांजल, मैं तुमको परमिशन देता हूँ, जस्ट अ मिनट। भैया आपकी शेड्यूल कैसे रहती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइमिंग क्या लगाया था आपने? पूरा पूरा दिन का जो मतलब जो आपका टाइम टेबल था वो क्या था? एक तो आपने बता दी अभी एक बात कि आप नाइट में ही डिसाइड कर लेते थे कि क्या पढ़ना है और सुबह उस पर काम करते थे, तो मतलब ये बच्चा पूछा जाता कितने घंटे पढ़ते थे? सर एक्चुअली जब तक वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था जो बनाता था मैं जब तक पढ़ता था, और अगर वो रह जाता था तो फिर उसको अगले टेस्ट में जब भी आप रिपीट टेस्ट कराते थे उसी टॉपिक का देन करता था जब। अब समझ चुके होंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी पूरा 5 या 6 घंटे, अच्छा ये तो हो चुका है। अच्छा बच्चों ने वही रिपीट कर दिया क्वेश्चन। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज है, एज लिमिट नहीं होती निमसेट में? तो नहीं होती है बेटा, एज लिमिट कोई नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो ये निमसेट को आप समझिए कि भाई जब 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 निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 साल आपको कॉलेज में देना है और आपकी जिंदगी 40 साल के लिए सुधर गई। ठीक है, तो आप ये मत देखो कि अब कितना समय आपका गैप हो गया है या क्या एज है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छा एनआईटी निकालिए और बढ़िया आप लग जाइए, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पोर्शन वाइज कितना कितना टाइम दिया था एग्जाम में? अच्छा, एग्जाम का बता दीजिए गौरव। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रभात ने कि आप जब पेपर शुरू किया आपने, तो वो 2 घंटे बताइए, उस 2 घंटे का रहस्य बताइए गौरव, चलिए उस 2 घंटे का क्या रहस्य है? एक्चुअली मैंने मेथ से स्टार्ट किया था, हमेशा मैं मेथ से स्टार्ट करता। मेथ से स्टार्ट करते करते मैं ऐसा करता था, मेरे को जितने क्वेश्चन याद रहते थे मैं पहले टिक कर देता था डायरेक्ट। ओके। तो टिक करने में मेरे को हर पेपर में मेरे को 10 से 12 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी मिलते थे, और हर पेपर में 10 से 12-15 क्वेश्चन मेरे को मिल जाते थे। बट वहां गया तो 6 से 7 क्वेश्चन पर मिले, तो वहां नर्वस हो गया था थोड़ा कि 6 से 7 ही मिले यहाँ तो, और आता भी कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे सोल्व करा तो 44 पे पहुंच गया था। बट लग ऐसा ही रहा था कि पूरे गलत है, ये क्या पता सही करे कि है कि भी नहीं करे हैं। फिर फॉर्मूले कंसेप्ट मेरे इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो कंसेप्ट लगा लगा के करे थे मैंने, तो वो सारे सही चले गए। तो ओके। मैंने स्टार्टिंग में एक घंटा समथिंग मैथ्स को दिया था, देन रीजनिंग पे आया था, और रीजनिंग पे आते से हाइपर हो गया था तो रीजनिंग जल्दी से निपटाई। फिर कंप्यूटर निपटाई, और इंग्लिश में तो गया ही नहीं, और डायरेक्ट मैथ्स पे आ गया डायरेक्ट वापस। पहले एक घंटे में मेरे मैथ्स में 30 क्वेश्चन ही हुए थे मात्र। तो वो इंग्लिश पे नहीं गया, सबसे ड्रॉबैक वो था मेरा, क्योंकि इंग्लिश इस बार की बहुत इजी थी और मैं इंग्लिश पे ही नहीं गया। तो ऐसा पोर्शन बिना देखे छोड़ना मत कोई भी, कि बिना देखे छोड़ दिया, क्योंकि जो अपन छोड़ देते हैं वही इजी आता है एक्चुअली, जो नहीं देखते वही इजी हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि आपको मतलब बिल्कुल फोकस करना चाहिए, ऐसा ना सोचें कि भाई ये छोड़ दे वो छोड़ दे, राइट? तो बिल्कुल सही गौरव ने बताया, गौरव ने अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि उनके साथ एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हुई थी, राइट? तो इस चीज को फोकस करिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे तो मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम बिल्कुल मत दीजिए, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करिए। आपके लिए पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे एग्जाम में हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेली मैथ्स पे कितने घंटे देने देते थे आप? ये क्वेश्चन पूछा है सिमरन ने, इसका आंसर दीजिए। मैथ्स को कितने घंटे लगाते थे? सर मैं मैथ्स को अराउंड समथिंग 5 से 6 घंटे देता था, देन 1-1.5 घंटे रीजनिंग को देता था।
कॉस्ट ऑफ एक्मे टेस्ट सीरीज, बेटा कॉस्ट एक्मे टेस्ट सीरीज का ऐप डाउनलोड करिए, आपको ऐप में दिख जाएगा, बहुत कम कॉस्ट है, हम लोग बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलो अब आप वन बाय वन जो बच्चे बोल रहे थे, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ले रहे थे, राइट, उनके क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग। माइक ऑन कर दे रहा हूँ मैं कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे चाह रहे हैं माइक से बात करना, अपनी बात रखना चाहते हैं गौरव। कुछ बच्चे हैं जान अपने एकेडमी के बच्चे हैं, तो क्या है गौरव, सिस्टम में प्रांजल, सबसे पहले प्रांजल अपना माइक अनम्यूट करिए, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हो प्रांजल। नमस्ते सर। हाँ बेटा बोलिए। सर मेरे को पूछना है कि एक तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तो हमसे सवाल भी बन रहे हैं और हमें लग भी रहा है कि ये सब आ रहा है हमें, लेकिन जब एग्जाम करते हैं ना तो पता नहीं वहां पे शायद एग्जाम का प्रेशर होता है या क्या होता है, वो बनते नहीं है सवाल। कई बार ऐसा होता है कि देखे हुए सवाल ही नहीं बन पाए। आंसर दीजिए इसका गौरव। सर अगर तुमने मेहनत करी और उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन ना बने। वो फिर तुम्हारी सोच ऐसी रह जाती है, बन जाती है कि ये नहीं कर पाएंगे, वो प्रेशर के कारण होता है। आप प्रेशर में जाओ ही मत ना। जो मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहे हो बस वो 2 घंटे वहीं पे खेल के आना, अपने को ऐसा सोच के जाना है। जो मॉक टेस्ट यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन उसी के उस पे जाना है कि हम मॉक टेस्ट देने ही जा रहे हैं। ठीक है सर। सर एक सवाल हो रहा है कि जैसे रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करें। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कभी कभी दिन ऐसे चले जाते हैं कि काफी देर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन कई दिन ऐसे भी हो जाते हैं कि एक दिन 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं करी है। रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करें बस। एक्चुअली रेगुलरिटी मेंटेन करने का ये तरीका था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी और मैं एक दिन भी मिस नहीं करता था। और मैं कंपेयर उन सिविल सर्विस वालों से करता था कि सिविल सर्विस की तैयारी वो 14-14, 15-15 घंटे बैठ के कर रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं बैठ सकते। तो मैं उनके साथ बैठा रहता था और उनको ही फ्रेंड बनाया था मैंने, और उनके साथ चाय पीता था और वहीं पे बैठा रहता था मैं लाइब्रेरी में। तो थैंक यू मेरी सर। मेंटेन थैंक यू। लाइब्रेरी से भी। तो देखो प्रांजल, आपने भी सजेशन दिया, मैं भी आपको सजेशन देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आप जो बोल रहे हो कि क्वेश्चंस बनाते हैं तो बन जाता है, बट एग्जाम में देते हैं, मतलब एक जनरल क्वेश्चन ये रहता है बच्चों का कि सर सॉल्यूशन जैसे ही देखा मुझे समझ में आ गया ये करना था, बट एग्जाम टाइम पे वो चीज क्यों नहीं हो पाती। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है प्रांजल, है ना, जी सर। कि बनता है मुझसे क्वेश्चन बट मैं एग्जाम टाइम पे नहीं बना पाता उस क्वेश्चन को। तो एक तो ये होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जैसे हम एक क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, राइट, तो अब हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार इसमें कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा, मैं आगे जाऊं, आगे कहीं इजी क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और इसका मुझे जल्दी से आंसर पता नहीं है, क्या करें। तो वो जो थिंकिंग है ना उसको पहले निगलेक्ट करिए। कहा जाता है ना, जब आप माइक यूज करते हो कुछ करते हो तो जो हमारी बाहर की ज्यादा आवाज आ रही है उसको हटाते हैं, राइट। तो पहले जब आप क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो बाकी जो बैकग्राउंड में माइंड माइंड चलता है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है ये। आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है, आप हमेशा समझिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, उस बैकग्राउंड को आपको हटाना ही हटाना है। ये बहुत बड़ा आपके लिए पॉइंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन पे आए बट बैकग्राउंड आपसे कह रहा है कि चलो आगे बढ़ते हैं, शायद ये बड़ा दिख रहा है, मुझे अभी तो तुरंत आंसर पता नहीं है। समझ लो मेरी बात को। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या करिए आप, कि जब आप लाइक मॉक टेस्ट तो चलो होता है राइट, हमारे कुछ रिकॉर्डेड टेस्ट पड़े हुए हैं, आपके मॉक टेस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। आप एक काम करिए, रिकॉर्डेड टेस्ट में आपके पास 5 ऑप्शंस भी दिए गए हैं बेटा, है ना, तो आपके पास बहुत सारे टाइम है, बहुत सारे मॉक टेस्ट है, करीब 50 मॉक टेस्ट तो पड़े ही है रिकॉर्डेड, है ना। उसमें 5 मॉक आपको दिया गया, तो 250 मॉक टेस्ट है मैथ्स के। आप क्या करिए, आप रोज पर डे सोचिए 50 मिनट में 50 क्वेश्चन मैथ्स के बनाने हैं। एक 50 मिनट आप निकाल लीजिए अलग से, सिर्फ 50 मिनट। जरूरी नहीं कि आप पूरे रीजनिंग सेक्शन कोई बनाए, अगर आपको मैथ्स के साथ ऐसा है तो स्पेशली पहले मैं मैथ्स के लिए बता दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या करिए, हर क्वेश्चन पे आपको सोचना है 1 मिनट के आसपास, ऊपर टाइमर चल रहा है, अगर किसी में 1 मिनट 3 सेकंड हुए, 4 सेकंड हुए, तो आपको अगले क्वेश्चन में मूव करना है। तो थोड़ा सा मतलब 50 मिनट में 50 क्वेश्चन तक जाना है, बहुत जल्दी करना है। तो ये आप रोज करिए, प्रैक्टिस करिए, केवल 50 मिनट लेके जाइए कि मेरे पास 50 मिनट है, आप करिए, और हर बार उसका क्या करिए, एनालिसिस करिए। गॉट इट, क्लियर है। यस सर। आप यस सर। काम करिए बिल्कुल प्रांजल, है ना, तो डेफिनेटली तुम्हें ये चीज हेल्प करेगी। चलिए, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन। अच्छा, एक बच्चे क्वेश्चन है कि सर कंप्यूटर का एक चैप्टर खत्म करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है श्रेया,
मतलब मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कंप्यूटर करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, जो 50 मॉक टेस्ट वहां पड़े हुए हैं आपके, 60 मॉक टेस्ट उनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत है। कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट बिल्डअप करिए, निमसेट के सारे क्वेश्चन लगा डालिए कंप्यूटर के। आप इसके लिए अलग से सोचो कि कोई बुक अगर लेना है तो आप, वो एक बुक आती है तुम्हारी फंडामेंटल की, कौन सी बुक है वो, पीके सिन्हा ना, आई थिंक पीके सिन्हा हाँ रहती है। पीके सिन्हा, पीके सिन्हा ले हाँ लीजिए, पीके सिन्हा। सफिशियंट है ना, मतलब सफिशियंट है पीके सिन्हा, हाँ सफिशियंट है, आप उससे लगा लिया करिए। और अच्छा बता देते हैं बच्चों को, तो मैं बताता ही हूँ। आप क्या करिए, नॉर्मली अपना लैपटॉप ऑन करिए, उसमें गीक्स पे जाइए। गीक्स पे जाने के बाद गेट के क्वेश्चंस निकालिए। गेट में आप पूरा गेट का सिलेबस तो कर नहीं सकते, उसमें डिजिटल का जो पार्ट है, डिजिटल कंप्यूटर का, उसको सॉल्व करा लिए। वहां पे आपको गेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। गेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, अब गेट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको गेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और वहां पे आपको लॉजिक गेट हो गया और के मैप हो गया, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम के भी मिलेंगे। तो जनरली आप गेट के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर डालिए, है ना गौरव, उसको ही तुमने किया था, बट वो यस थोड़ा सर। थ्योरी आ गया, नहीं तो मतलब और उड़ गए होते नंबर, है ना। यस सर। कॉम्प्लीमेंट और लॉजिक गेट्स वगैरह तो बहुत अच्छे से हम लोग कर रखे थे, बट अगर वही था कि ज्यादा थ्योरी नहीं आता तो हो जाता। और थ्योरी देखो, थ्योरी का भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर कंप्यूटर की थ्योरी कैसे की जाए। तो एक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई निमसेट का जो नॉर्मल आपका जो क्वेश्चन आए हुए थ्योरी के, वो कर लो सबसे पहला काम। दूसरा काम बेटा, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ लो कहीं थोड़ा बहुत, कि मेमोरी का, स्पेशली मेमोरी के बारे में, कि आपका जो रैम है कैसे मेमोरी है, और जो भी आपका रजिस्टर है, इन सबका लिंक पढ़ लो। थोड़ा सा समझ लोगे तो आपके क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि कोई छूटेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, सर इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करें, बता दो बेटा, इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करोगे। इंग्लिश पूरा पोर्शन ही छोड़ के आ गया था सर मैं तो। तो ये मैंने तो पूरा करी नहीं थी क्वेश्चन, एक्चुअली। बट फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश के लिए आप एक काम करिए बेटा, कि आप सिर्फ निमसेट के पेपर कर लीजिए, इतना सफिशियंट है, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, आइडिया लग जाएगा। और बहुत कुछ और करना है अगर इंग्लिश में, जैसे जनरली इंग्लिश में आपको देखो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, ये सब तो आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, राइट, ये हो सकता है मुझे भी नहीं आता हो, ठीक है। जो मेन है, जैसे जम्बल्स होता है, राइट, एरर फाउंडिंग होता है, ये सब आप indiavix.com करके एक वेबसाइट है, आप वहां पे जाइए और 1 by 1 वहां पे जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, राइट। इंग्लिश के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इंडिया विक्स पे जाइए, वहां से सॉल्व कर लीजिए। चलिए, और सेशन काफी लंबा हो रहा है हमारा, तो हम सेशन को समरअप करते हैं, 1 घंटा हो गया लगभग में। तो गौरव सर को भी जाना है भाई, इनको भी अपनी एमसी की तैयारी करनी है, ठीक है, एमसी के एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करनी है। और गौरव को फिर से लेके आएंगे हम लोग किसी दिन, ठीक है, तुम लोगों की डिमांड पे। तो गौरव आपको फिर से मिलेंगे किसी दिन। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जल्दी से बताइए। लास्ट क्वेश्चन किसी बच्चे का कुछ है तो बोलिए। सर मैथ्स के लिए एनसीईआरटी 11-12 के इनफ है, या आरडी शर्मा और कुछ भी करना होगा। सर एक्चुअली ये मेस ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि अगर मैं कॉमर्स से होकर अगर मेस को कर सकता हूँ, तो तुम मेस के होके इतना मत डरो, इजीली हो जाती है मेस। मैं कॉमर्स होके मैं रैंक ला सकता हूँ, तो तुम मेस के हो, क्यों डर रहे हो इतना मेस को लेके। बिल्कुल सही बात सब है, हो कितना जाएगा, 4 महीने में हो जाती का। और कितनी बड़ी बात बोली उसने, मैथ्स को लेकर डरो मत भाई, है ना। और कॉमर्स वाला जब कर सकता है तो करो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए किसी टॉपिक को लेके, राइट। चलिए, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आया कि सर मोटिवेट कर दीजिए। देखो, मोटिवेट क्या कर दूं यार, एक युद्ध होने जा रहा है जो मई में एंड में होने वाला है, या जून के फर्स्ट वीक में, और यू ऑल आर द योद्धा। तो भाई कमर कस लो, ठीक है, जी तोड़ मेहनत के लिए लग जाओ, क्योंकि बचे हुए 4 महीने मतलब 120 दिन, 120 दिन आपके आने वाले 40 साल को बहुत सुधार के रख देंगे। ऐसा सुधार के रख देंगे कि, समझ गए हो ना मेरी बात को मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, कि मतलब अगर आपको ड्राइवर छोड़ने नहीं गया है तो कोशिश करिए कि आपके बेटे को, आपके बच्चों को ड्राइवर स्कूल छोड़ने जाए। बस ये ड्रीम रख लीजिए, ठीक है, ये ड्रीम रख लीजिए। अगर घर पे कार नहीं है तो कोशिश कर लीजिए कि जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को एक गिफ्ट देना है, कार, उनकी एनिवर्सरी पे जो भी आने वाली है। ये 2-3 ड्रीम बनाइए छोटे छोटे, ठीक है। एक तो ड्रीम बनाइए कि बहुत बड़े नहीं, ख्वाब नहीं, छोटा सा ख्वाब रखो कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ करे कि ड्राइवर हमारे बच्चों को छोड़ने जाए, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अपने मम्मी पापा को जो भी एनिवर्सरी आने वाली है उनकी, 30-25, ये देख लो भाई अपने अकॉर्डिंग, 20 है ना, 20 तो नहीं होगी किसी की, ठीक है, आप लोग बड़े हो चुके हो, 25-30, ठीक है, उस पर एक बड़ी सी होंडा सिटी उन्हें गिफ्ट करना है, और बिना बताए, मतलब उनको कानो कान खबर ना हो, मतलब सीधा उनके सामने होंडा सिटी आ गई हो, समझ गए।
तो समझ लो कि क्या फील आएगा उनको, तुम्हारे पेरेंट्स को क्या फील होगा, उन्हें क्या गर्व होगा तुम पे, तुम फील नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा बना दो, और इसका बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, निमसेट क्लियर कर डालो आज की डेट में। क्योंकि आईटी फील्ड के जो पैकेजेस है, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस लेवल पे जा रहे हैं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं होगा, मैं खुद एनआईटी से एमसीए किया हूँ, आपको पता होगा, ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं होगा जिसका पैकेज आज की डेट में 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, एक सिंगल फ्रेंड नहीं होगा मेरा, ठीक है। समझ लो ना, जिनकी मंथली सैलरी 1 लाख 1.5 लाख है, समझ लो उनके लिए तो तुम समझ चुके होगे। तो बिल्कुल इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, इससे अच्छा फील्ड नहीं है आपके लिए, राइट। ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारे फील्ड होते हैं, बट आपके लिए निमसेट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। लग जाइए और अपने आप को बस सोच लीजिए कि भाई हमको अपने पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी एक होंडा सिटी गिफ्ट करनी है, और होंडा सिटी गिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है, निमसेट क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना है। और निमसेट क्रैक करने के लिए भी ज्यादा चीजें नहीं करनी है, सिर्फ बचे हुए 120 दिन को फोकस करना है और आपको अपने काम पे करना है। 120 दिन डेली एक टेस्ट देंगे, अपने अंदर लाइए, टेस्ट की एनालिसिस करेंगे, 2 घंटे पूरी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और बस ये करते करते ही आपका एनआईटी हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको गौरव सर से पर्टिकुलर बात करनी है, मैं क्लास लेता हूँ, कभी भी बोलिएगा, मैं गौरव सर का नंबर शेयर कर दूंगा आप लोगों को, गौरव सर से पर्टिकुलर बात करिए। गौरव बहुत बड़ा मोटिवेटर है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आज ये थोड़ा कम थोड़ा बोल रहा है, बट बहुत बड़ा मोटिवेटर है, ठीक है। कभी कभी मुझे भी मोटिवेट कर देता है, ठीक है, मुझे भी बोलता है सर ये करिए, आप ये करिए, ठीक है। तो गौरव बहुत बड़ा मोटिवेटर है, और बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो गौरव के कॉन्टेक्ट में हैं, और वो डे बाई डे गौरव से बात भी करते हैं, और गौरव उनको बहुत अच्छे से डील करता है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को नंबर चाहिए होगा तो आई विल सेंड द नंबर टू यू, राइट। तो डोंट वरी एवरीवन, मतलब फोकस करिए, हो जाएगा, राइट। और तुम ही करोगे यार, कोई बाहर वाला नहीं आएगा। और एक चीज समझ लो, आज एक बात और बोल देता हूँ गौरव, इन लोगों को एक मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ जो मैं अक्सर तुमको बोलता हूँ, ये जो ब्रेन है, मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, सिर्फ इतने का काम है, देखो ना, इतने का, राइट। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, गौरव वहां बैठे हैं, सुंदर पिचाई कहीं और बैठे हुए हैं, अंबानी कहीं और बैठे, मोदी जी कहीं और बैठे, केजरीवाल कहीं और बैठे, कोई भी दुनिया का, सबके सब कुछ सेम है, राइट। ना इसका कोई काम है, ना इस कानों का कोई काम है, ना शरीर के किसी भी पार्ट का कोई काम नहीं है, सिर्फ चेंज है तो ये ब्रेन, इसकी सोचने की पावर, बाकी सबको भगवान ने सब कुछ दिया है, राइट। जो एनआईटी त्रिची में बैठे हुए हैं, राइट, जो अमेजॉन में जॉब कर रहे हैं, जिनका कैंपस प्लेसमेंट 50 लाख का हो रहा है, जिनका करोड़ का हो रहा है, सिर्फ ये ब्रेन और इसको सोचना कैसे यूटिलाइज करें, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है बेटा, कुछ डिफरेंस नहीं, सबको, सबके पास सब कुछ वही है, ठीक है। तो आप इस ब्रेन का यूज करना शुरू करें, ठीक है, आप इसको सही इस्तेमाल करें, सही डायरेक्शन में लगाएं, और अपने मन की सोच को ऐसा बदल दें कि भाई आई एम द फ्यूचर एनआईटीएन, आई एम द अपकमिंग एनआईटीएन, खुद को ऐसा बना लो, डेफिनेटली सक्सेस होगा। कहा जाता है ना कि अपनी सोच ही वैसी बना लो, अपना एक्शन वैसा कर लो, अरे हमारा तो होना ही है भाई, हम तो एनआईटी में पहुंचने वाले ही है, समझ लो, तो डेफिनेटली पहुंचोगे। ये सिर्फ ब्रेन, जो एक छोटा सा इतना सा पार्ट है ना, ब्रेन यहाँ लगा हुआ है ना, सिर्फ ये चेंज है हर किसी में, और सब कुछ सब में वही है। ना तो डिपेंड करता तुम्हारा चेहरा काला है, तुम्हारा चेहरा मोटा है, तुम्हारा चेहरा पतला, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं, सिर्फ छोटा सा ब्रेन, उसको कैसे यूज करोगे, उस छोटे से ब्रेन के लिए पीछे ही ना सब अलग अलग है। कोई बराक ओबामा बना बैठा है, तो कोई कह सकते हो पुतिन बना बैठा हुआ है, तो कोई किम जॉन बना बैठा हुआ है, राइट, समझ गए। सिर्फ इतना ब्रेन ही सबका अलग अलग है और कुछ नहीं, ठीक है। और बस उसको कोई कैसे यूज कर रहा है, डिपेंड ये करता है। कोई उसको ऐसे यूज कर रहा है कि दारू पी के भट्टी पे लगा हुआ है और अभी जाके किसी गली में लौट जाएगा, ठीक है। आप ही अपने ब्रेन को यूज कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे कुछ हो, सबके पास ब्रेन है, आप उसको यूज करिए, सही डायरेक्शन में लगाइए, और फोकस्ड होइए, और डेफिनेटली अपना लक्ष्य बनाइए, निर्धारित करिए, सीट बनाइए, अपना एक स्टडी रूम बनाइए, और फोड़ दो निमसेट, समझ गए। चलो, हो गया मोटिवेट प्रांजल? हाँ गौरव, तुम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दो इन लोगों को मैसेज कर रहे हैं, मोटिवेट करो सर, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग, ओके, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन पता चलता एक्चुअली लाइफ में काय की तैयारी कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, उस दिन मकसद पता चलता है। उस दिन जब पेपर में नाम आया था मेरा, हाँ, यहाँ पे पेपर में दोस्तों ने दे दिया था मेरे, जिस दिन नाम आया था, पापा को आके पूछ रहे थे जो लोग, तो मतलब ऐसा अपने आप में मोटिवेट लग रहा था कि हाँ अपन ने कुछ बड़ा अचीव कराया। उस दिन पता चलता है। आज आपको निमसेट छोटा लग रहा होगा, अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या तुम्हारे रिलेटिव्स में कोई है जो आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहा है? पहला क्वेश्चन करो, रिलेटिव्स में है? अगर कोई है
तो सोचो उसकी कितनी पूछ है भाई, जिस भी घर में जाता है, रिलेटिव्स में जाता है, उसकी पूछ देखिए, समझ रहे हो ना, वो तो एकदम दबदबा बना के रखा है, समझ रहे हो, उसके तो जलवे होते हैं, ठीक है। अरे भाई उनका बेटा IIT में, उनका बेटा NIT में, तो भाई समझ लो अपने आपके पेरेंट्स को भी वही फील कराना है। हाँ और गौरव। NIT मिलने के बाद सबका नजरिया देखने का अलग हो जाता है, कि देखता ही अलग नजरिए से वो कि NIT मिला है, बंदे ने कुछ करा है आगे लाइफ में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देखने का नजरिया बदल जाता है लोगों का। अरे भाई NITian बन जाते हो, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। आपके बच्चे बोलेंगे मेरे पापा NITian थे, मेरी मम्मी NITian थी IITian थी, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया में IITian NITian होना एक बड़ी बात है, राइट। और बिल्कुल यार कुछ ही लोग तो बनते हैं। पॉपुलेशन देखो ना कितनी है, 128 करोड़, 130 करोड़, अब तो शायद 140 करोड़ हो गई होगी इंडिया की पॉपुलेशन, समझ रहे हो यार। 140 करोड़ में यार तुम किसी कोई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पार्ट बन रहे हो यार, वो भी मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है बॉस, समझ रहे हो। यही बहुत बड़ी बात है कि इसी चीज को सोच के अपने आप को मोटिवेट कर लो यार, समझ गए हो। दुनिया में आपको मोटिवेट सिर्फ आप अपने आप को खुद कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हो। हम तो मोटिवेट आज करेंगे तो भाई तुम कल फिर भूल जाओगे, परसों फिर भूल जाओगे। खुद को मोटिवेट रखो, डेली एनर्जेटिक रहो, खुद को मोटिवेट रखो, फोकस्ड रहो, अर्जुन की तरह बिल्कुल निशाना साध लो भाई अपने टारगेट पे। टारगेट आने वाला है, फोड़ के निकल जाना, समझ गए मेरी बात को। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन वंस अगेन, एंड थैंक यू गौरव, बहुत अच्छा लगा आज बात करके, और बहुत लंबा सेशन लिया मैंने, मतलब इसको मैं थोड़ा कम करना चाह रहा ऑल था, द बट बेस्ट। बहुत लंबा हो गया और बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत मजा आया है ना। कैसा लगा तुम लोगों को, जरा एक बार मैसेज कर दो, सभी लोग बता दो भाई कैसा लगा। चलिए, ओके ओके, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं गौरव, और बिल्कुल आइए ऐसे मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, ऑल द ऑल बेस्ट द ऑल बेस्ट, ऑफ यू। थैंक यू गौरव। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।